Hello, dear student, class 9s. Welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your math mentor. Welcome to you all. और आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ एनसीईआरटी। कल की जो क्लास थी, आपकी जो लास्ट क्लास थी, उसमें आपका इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका था लीनियर पॉलिनोमियल का। और क्वेश्चंस करते हो, और ये बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें बड़ा मैंने आपको जैसे डेफिनेशन सारी बता दी थी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो सारी सिचुएशंस आपको मैंने क्लियर कर चुकी थी इन द इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और बड़ा सिंपल है। 2.1 देखो आप कितना सिंपल है। कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जो x की मैक्सिमम पावर होती है ना, दैट इज नॉन एज द डिग्री। आप देखो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिस इज द मैक्सिमम पावर। आपको अच्छे से ये विजिबल हो गया होगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी जो डिग्री है वो हमारी 2 हो गई। तो कितना सिंपल आंसर है। अब सेकंड में क्या कहते हैं, वही सेम कि व्हाट इज द डिग्री। अब आप यहां पर देखो, जो आपका मैक्सिमम पावर है इसमें वो कितना है, 3 जो है, दैट इज द मैक्सिमम पावर। इसको मैंने इनबॉक्स कर दिया जिससे आपको क्वेश्चन को देखने में जो है वो आसानी रहे। तो इसमें जो डिग्री है वो कितना हो गया, 3। अब ये -9 आ गया। -9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो देखो अगर मैं चाहूं तो इसमें x पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो आपको ये 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो बिना 0 से मल्टीप्लाई करे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए ये बेटर है देन ओके, अच्छा लगेगा। तो ये जो डिग्री है इसकी वो 0 हो गई, करेक्ट, क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 0 है। 4z-3। अब 4z, तो 4z में आप ध्यान से देखो, तो 4z को जब आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 1 है। और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, -3 लगा दिया, और 1 को मैं इनबॉक्स कर देता हूं। तो इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन कि जो फर्स्ट है उसकी डिग्री 2 है। सेकंड में जो y का मैक्सिमम पावर है 3 है, देन 3 इज द डिग्री। और इसमें पावर था ही नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x पावर 0 से। नाउ द डिग्री इज 0। और z पावर 1, यानी z पर जब कोई भी पावर नहीं होती है, z पर जब कोई भी पावर नहीं होती है तो z पावर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो गया, 1 हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, कहता है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो आप ओरिजिनल लिख दो। तो मैंने आपको बोला था कि डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होता है वो कौन होता है, ax प्लस b होता है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। आप चाहो तो एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख सकते हो, जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो वो आपकी मर्जी है। बट मैंने ओरिजिनली लिख दिए कि एबीसी की वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। कहता व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब। तो देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर के साथ में जैसे ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर के साथ में कौन है, ये है +6 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और वो कौन है, +6। तो +6 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, +6 जहां होगा वहां आप 6 लिख दें। लेकिन अगर माइनस का साइन साथ में है ना, तो माइनस का साइन जरूर लगाना। ऐसा मत कर देना कि आप माइनस का साइन जो है वो छोड़ दो। अब और क्या चाहिए आपको इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, ये देखो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है -3 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, -3 से, यानी मल्टीपल ऑफ द एक्स क्यूब इज -3। तो -3 ही क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। एंड डोंट लीव द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को आपने छोड़ना नहीं होता है, उसको उसके साथ ही रखना होता है। तो इट्स ओवर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल है। पॉइंट 1 तो 4 पे आ जाओ। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहले वालों से थोड़ा बेटर है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 है, और इत्तेफाक से इसमें कहीं भी z नहीं है। तो देखो इसका ऑर्डर सही से अगर मैं लिखूं तो ये आपका बनेगा 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। जो भी इंक्लूड नहीं होता है, जैसे पहले 3 पावर फिर 2 पावर फिर 1 पावर वाला आएगा, तो 1 पावर वाला इसमें था नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि वो ना हो, तो आप बेटा उसको इंक्लूड कर सकते हैं।
जैसे मैंने इसमें ये इंक्लूड कर दिया, तो अब ये कितना बन गया 0z, यानी z का जो कॉफिशेंट है दैट इज 0। तो 0 जो है वो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, जो साथ में अटैचमेंट में लास्ट में नंबर होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म इसमें हो गया कितना, दैट इज -10। तो -10 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। 2.1 आपका फिनिश हो गया, 2.2 पे आ गए हम। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल कौन है, पॉलिनोमियल को हम किससे लिखते हैं, px, पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 5x माइनस 3 बाई पुटिंग 0 -1 2 एक साथ ही लिख देते हैं। देखो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा p0। तो p0 का मतलब x की जगह आपको 0 पुट करना है, करो तो कितना है 5 इंटू 0 -3, 5 इंटू 0 0 -3, और जब आप 0 से 3 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा -3 हो जाएगा। अब क्या पूछा आपसे, p -1, सिंपल है, 5 x की जगह पर आप -1 पुट कर दें, -3। अब -1 और 5 का जो मल्टीप्लाई है डेट इज -5 और -3 इज इक्वल टू क्या आ गया -8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या चाहिए आपको, p2 x की जगह पर आपने 2 पुट कर देना, 5x यानी 5 इंटू 2 -3, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 -3 क्या होता है 7 होता है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपका सेकंड आंसर आ गया, और दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज जो है वो इजीली आ जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस फर्क इतना ही है कि लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो पॉलिनोमियल था वो लीनियर था, और इस बार जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। दूसरा जो पहले x दिया हुआ था, इसमें x की जगह पर कौन है s है, सिंपल। तो आपको तो वही काम करना है, ये आपका ps है, कहता बाई पुटिंग s इक्वल टू 0, तो ये क्या बना आपका p0, कितना हो गया 7 इंटू 0 स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस 6 हो जाएगा, इजी, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या बनेगा 0, 4 इंटू 0 भी क्या हो गया 0 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 6, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसका, पार्ट फर्स्ट का। सेकंड में क्या पुट करना आपको s की जगह -3, तो ये आपका बना p -3। अगर आप ये p, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको ऐसे लिखना है। देखो ps मतलब पॉलिनोमियल इन s, और हम किसकी वैल्यू बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p -3 का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -3। तो -3 आपने इसमें पुट करना है, 7 -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, और ये बनेगा बेटा 7 इंटू -3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 9 7 जा 63, और 12 प्लस 6 आपका 18 होता है। तो 63 प्लस 18 कितना हो जाएगा 63 और 10 73, 73 और 8, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 81। अब इसके आप थर्ड पार्ट पे आ जाइएगा, क्या पूछा इसने आपसे, बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट s इक्वल टू 4। तो ये बनेगा आपका p4 इक्वल टू क्या है बोलो 7 s स्क्वायर, s की जगह आप 4 लिख दें, फिर माइनस का 4s मतलब 4 इंटू 4 और प्लस 6, और इजीली आप कैलकुलेट कर लें। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 7 जा, ओहो 9th क्लास वाले बच्चों के लिए टेबल याद करना थोड़ा प्रॉब्लम ही है, लेकिन अगर आप कर लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस 6, तो देखो 112 माइनस 16 प्लस 6 -10 होता है। तो फाइनल आंसर जो है ना वो आपका 92 आ जाएगा कैलकुलेशन में, लेकिन आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो,
द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, यानी सलील की जो मदर है उनकी जो एज है 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। जैसे होता क्या है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो मैथ्स में एक, जब भी आप कोई पेपर देने जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी टाइप का होता है, तो आपने देखा होगा उस पर एक चीज लिखी होती है, रीड केयरफुल्ली। और हम क्या करते हैं, रीड तो करते हैं पर केयरफुल्ली हटा देते हैं ना। तो रीड द क्वेश्चन नहीं, रीड केयरफुल्ली द क्वेश्चन करो। तो जब आप केयरफुल्ली रीड करोगे तो आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहता है उसकी जो मदर है, हिज मदर इज 3 टाइम्स द हर प्रेजेंट एज, हिज प्रेजेंट एज, है ना। तो सलील की जो एज है ना वो मैं एक्स ले लेता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, एक लाइन लिख लेता हूं बेटा कि लेट एक्स एंड 3x years be the present ages of Salil, and be the present ages of Salil and के लिए थोड़ी जगह चाहिए, Salil and his mother, his मदर। ये आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो आपने क्वेश्चन रीड करके लिख लेनी है। फिर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आपका आपको क्या बोलना चाहता है पढ़ो। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद देखो क्या होगा। सलील अभी कितने साल का, एक्स का है, तो एक्स प्लस 5 का हो जाएगा। और मदर कितने ईयर की है, 3x की, तो वो कितनी हो जाएंगी, 3x प्लस 5 की। ऐसा तो होगा नहीं कि 5 साल बाद आप तो 5 साल बड़े हो जाएंगे, मदर का एज उतना ही रहेगा, नहीं। 5 साल बाद दोनों का एज, तो दोनों में प्लस करना होता है। सलील की जो एज है वो x प्लस 5 विल बी द x प्लस 5 एंड मदर एज विल बी द 3x प्लस 5 ईयर्स। कहता है एड अप टू, अगर मैं इनको ऐड कर लूं, क्या कर लूं, इनको ऐड कर लूं। कहता ऐड अप टू 70 ईयर्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो उनका जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा, 70 ईयर्स हो जाएगा। सॉल्व कर दो, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 इक्वल टू 70। तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 आ जाएगा, और ये 60 आएगा, और 4 को ले आओ अपॉन में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ जाएगा, है ना। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और बोले आंसर आ गया, खत्म हो गया। नहीं भाई, ऐसा आपने नहीं करना है। आंसर है ना आपने प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। तो आंसर को बेटा आप सही से लिखेंगे। आप देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है आप जरा बताइएगा क्वेश्चन देख करके। अगर आप क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको सलील की और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एजेस है वो बतानी है। अब देखो सलील का जो एज था, है ना, मतलब प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील एंड हिज मदर। देखो सलील का जो एज था, प्रेजेंट एज, वो कितना था, प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील एंड हिज मदर, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, देखो आप कितना कितना एज है उनका। इसको मैं यहां से उठा लेता हूं और मैं यहां लाकर रख देता हूं इसकी सही जगह पर, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करो, देखो प्रेजेंट एज, एज ऑफ सलील, तो सलील की जो एज थी वो तो एक्स थी, तो एक्स मतलब 15 था। और जो मदर थी वो 3 टाइम्स थी, तो 3 इंटू 15 था, तो इसका एज कितना आ गया, 15 ईयर्स। और 3 15 जा 45 ईयर्स। नाउ दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो समझो। कहता था डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 663। इसका मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर हैं और जो एक इंटीजर है वो दूसरे इंटीजर से बड़ा है। कितना बड़ा है, 63 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, एक को x ले लेते हैं और एक को x प्लस 63 ले लेते हैं, क्योंकि तभी तो उनका डिफरेंस 63 होगा ना। कहता डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, तो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा इंटीजर है एक छोटा इंटीजर है, और जो बड़े वाला है ना वो छोटे से कितना बड़ा है, 63 बड़ा है। तो फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कि लेट x एंड x प्लस 63 be the
टू इंटीजर्स। तो ये दो मैंने आपके इंटीजर्स ले लिए, एक तो क्या लिखा x और दूसरे को क्या लिखा x प्लस 63, करेक्ट। अब आप क्वेश्चन फिर से रीड करो, क्या कहता है, कहता देयर रेशियो इज 2:5। समझो रेशियो कितना है 2 और रेशियो 5। इसका मतलब जो ऊपर वाला है दैट इज द स्मॉलर और जो नीचे वाला है वो कौन है ग्रेटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x अपॉन x प्लस 63 इज इक्वल टू 2/5। नाउ इट्स वेरी सिंपल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 5x और ये हो जाएगा 2x प्लस 63, करेक्ट। यही नहीं करना आपने, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x को तो कर देते हैं, लेकिन जब 2 से 63 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ करना होता है। तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, टेक 2x इन लेफ्ट, तो 5x माइनस 2x 126 कितना बना 3x इक्वल टू 126, 126 अपॉन 3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 42, राइट। अब 42 आते हैं हम बड़े खुश हो जाते हैं और आंसर को यहीं छोड़ देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टू इंटीजर्स, तो आप लिखो टू इंटीजर्स, इंटीजर्स आर। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 42, तो एक इंटीजर तो आपका 42 हो गया और 42 में आप 63 प्लस करेंगे तो दूसरा आपका कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इंटीजर्स आर कितना हो गया 42 एंड 105। और अपनी तसल्ली के लिए आप इसको माइनस भी करके देख लो, 105 से जब आप 42 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 63 आ जाएगा, करेक्ट। और ये जो लाइन है इस लाइन को अपन यहां रख देते हैं, इसकी सही जगह जो है वो यही है कि भाई ये स्टेप मैंने लिखा इसके बाद कंप्लीट हो गया। तो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। यानी उसके पास है ना दो टाइप के कॉइन है ना, नंबर ऑफ रुपीज 2 coins और इसके बाद में नंबर ऑफ ₹5। दो टाइप का कॉइन है उसके पास, 2 रुपए वाला कॉइन है और कौन सा कॉइन है 5 रुपए वाला कॉइन है, करेक्ट। यहां पे लिख दो लेट, लिया क्या लिया नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन और नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, डन। कितना कितना देखो, रूबी हैज 3 टाइम्स, 3 गुने कॉइन है उसके पास किसके 2 रुपए के। एस सी हैज 5 रुपी कॉइन, यानी जितने उसके पास 5 रुपीज वाले कॉइन है उससे 3 टाइम्स 2 रुपीज वाले कॉइन है। इसका मतलब ये तो आपका हो गया, बल्कि इसको ना थोड़ा सही करना चाहिए था। इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए था, ऊपर लिखना चाहिए था 5 और नीचे लिखना चाहिए था 2, क्योंकि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है। तो 5 रुपीज के कॉइन मैंने लिए x, तो ये हमारे कितने हो गए 3x हो गए, है ना। रूबी हैज 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन्स एज 5 रुपी कॉइन, 2 रुपए के कॉइन जो है 5 रुपीज वाले कॉइन के 3 टाइम्स। तो अभी हमारा जो है वो सही हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या कहता है, कहता है टोटल हैव 88 रुपीज, यानी उसके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं 88 हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आपका क्वेश्चन कहता है अब यार 5 मल्टीप्लाई x, है ना। जैसे आपके पास 5 रुपए के 10 कॉइन है तो 50 रुपीज हो गए, तो 5 रुपए के कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो और 2 रुपी वाले कॉइन को भी नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो। कहता इक्वल टू जो टोटल मनी बनेगा वो 88 होगा। डन हो गया क्वेश्चन हमारा। तो अब ये बना 5x और ये आ गया 6x इक्वल टू 88
और ये बना 11x इज इक्वल टू 88 और 88 अपॉन 11 और 11 से मैंने 88 को कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। हाउ मैनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, तो सेम लाइन आ जाएगी यानी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। इसी लाइन को वापस लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये बना, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, कॉइन्स में टी लिख दिया मैंने, ओह सॉरी, सही कर देता हूं, यहां पर एस कर लो, कॉइन्स 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 एंड कॉइन्स। अब ठीक है, अब 5 रुपी वाले कॉइन कितने हैं, एक्स मतलब 8 और ये है 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 और ये हमारे आंसर आ गए। अब चाहो तो चेक कर लो, 8 कॉइन है 5 रुपीज वाले, 8 5 जा 40 और 24 कॉइन है 2 रुपए वाले, तो 24 2 जा कितना हो गया 48 और 40 प्लस 48 मिलकर क्या बना 88। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वही वो करेक्ट है। वैसे भी आपकी बुक में आंसर नहीं दिए हुए तो आपको थोड़ा संभाल कर ही काम करना होगा। इफ फार्मर कट से 300 फीट फेंस, मतलब उसका जो भी था खेत था या घर था, उसके चारों तरफ जो फेंस था ना वो 400 फीट का था, 300 फीट का था। अब उसके दो पीस कर दिए उसने, जैसे मान लो ये पूरे का पूरा वायर है, ये फेंस है, तो उसने यहां से इस पे क्या किया कांटा मार दिया और ये कांटा ऐसे मारकर इसके दो टुकड़े कर दिए फेंस के, ये दो पार्ट्स बना दिए। लॉन्गर पीस, ये जो लॉन्गर पीस है ये क्या है 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर, मतलब अगर ये वाला जो पीस है इसका साइज x है तो इस वाले पीस का जो साइज है वो कितना है 4x है। बस सिंपल इतना ही है। मतलब आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, लेट x एंड 4x मीटर्स, आप लिखो लेट x एंड 4x meters be the length of be the length of two pieces be the length of two pieces of fence। और ये जो पीस हैं ये किसके हैं फेंस के हैं। तो फेंस के जो दो पीस थे उसमें से एक जो था वो दूसरे का क्या था 4 टाइम्स था। तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि x एंड 4x मीटर बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस ऑफ फेंस। अब टोटल फेंस कितना था 300 फीट था, तो मीटर नहीं लिखना चाहिए था, फिट में था ना, तो फिट्स कर देते हैं, फिट्स कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है जी क्वेश्चन, कहता है टोटल जो फेंस है वो तो 300 मीटर है, इसका मतलब दोनों पीस को अगर मैं ऐड करूं x प्लस 4x तो इक्वल टू 300। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x प्लस 4x क्या होता है 5x इक्वल टू क्या आ गया 300, 300 अपॉन 5, 5 से 300 को डिवाइड किया तो 60 आ गया। कहता हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, तो लिख दो लेंथ ऑफ पीसेस, लेंथ ऑफ pieces equal to 60 फीट एंड एक तो 60 फीट हो गया और दूसरा कितना था उसका 4 टाइम्स था, तो 60 इंटू 4 इक्वल टू 240 फीट और ये दोनों आपके क्वेश्चन के आंसर आ गए। तो बड़ा इजी है, 60 फीट और कितना 240 फीट है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है देखो यार, आपको ये पीडीएफ है ना प्रॉपर मिलती रहे तो आप एक काम करो, टेलीग्राम चैनल है जो जो इसका अपने चैनल का नेम है ना वही टेलीग्राम चैनल का नेम है, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहां से क्या आपको सेम पीडीएफ मिल जाएगी लिखी लिखाई, तो उससे आपका क्लास वर्क होमवर्क या किसी क्वेश्चन पर आप अटक जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। कहता लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। समझना, देखो विड्थ जो है ना वो x है, विड्थ को मैंने क्या लिया x है। अब लेंथ कितना है ध्यान दो बेटे, कुछ नहीं करना होता आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करना होता है। एक बार आप सही से रीड करेंगे, कहता 3 मोर देन
ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस, बस इतना है, 3 मोर देन ट्वाइस। तो 3 क्या बनेगा, 3 मोर, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इट्स ब्रेथ, तो कितना बन गया 3 प्लस 2x। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? मतलब कुछ भी नया नहीं होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना होता है। पढ़ो इस लाइन को, क्या कह रहे हैं, 3 मोर मतलब प्लस, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो तो x है, और जो लेंथ है वो कितना है, 3 प्लस 2x है। बस एक ये लाइन आपने लिख देनी है, क्या लिखोगे, लेट x एंड 3 प्लस 2x, किसमें दिया, सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर्स बी द विथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये लिखनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आप देख रहे होगे आजकल क्या है कि 12th क्लास में ओएसएम आ गया। ओएसएम जानते हो आप, वो जो नया सिस्टम है ना, जिससे आजकल टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, उसे ना ओएसएम बोलते हैं। अब वो गवर्नमेंट है ना, उसको धीरे धीरे आगे 10th बोर्ड में इंप्लीमेंट कर देगी, और आपका 10th बोर्ड तो अगले साल आने ही वाला है। भाई अभी क्या है, ये जो बोर्ड है 27 में, और आपने जो बोर्ड देना है वो कब देना है, 28 में देना है ना। तो नेक्स्ट ईयर एक सेशन ही तो है, एक सेशन आप 9th में, नेक्स्ट सेशन आप 10th में आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप परफेक्ट, मतलब ओएसएम में जो मार्क्स कट रहे हैं ना, उसमें यही है, उसमें ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि क्या मार्क्स देना है, ये बता रहे कि कहाँ डिटेक्ट करना है। जैसे बच्चे ने ये लाइन नहीं लिखा, बोले उसने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं क्वेश्चन का, बोले हाफ मार्क्स डिटेक्ट कर दूं। बोले जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने किया, अब ये इसका आंसर है, बच्चे ने यहीं छोड़ दिया x इक्वल टू 60, बोले यार उसने क्वेश्चन को कॉन्क्लूड नहीं किया, कॉन्क्लूड नहीं किया तो बोले वहां और हाफ मार्क्स काट लो। अब 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही है, उसमें से 2 जगह आपके हाफ हाफ कट गए, तो पीछे बचा क्या। तो इसलिए आपने क्या करना, लिखना परफेक्ट होता, तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और मैं खुद भी इस चीज का ध्यान रखता हूं कि मैं बच्चे को क्या है कि पूरे का पूरा लिख कर दूं, कि अगर मेरे क्वेश्चन को भी कोई ओएसएम और टीचर चेक करने लग जाए तो बोले नहीं सर आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको भी 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अब वो कहता है कि एंड पैरामीटर इज 24, पैरामीटर कितना है, 24 है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आप सबको फार्मूला आता है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और दिस इज द फार्मूला ऑफ perimeter of rectangle। perimeter of rectangle का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल क्या है, 3 प्लस 2x, ब्रेथ कितना है, x है, और जो पैरामीटर है डेट इज 24। देखो आराम से कैलकुलेशन करते जाओ, 24 अपॉन 2, ये जो लेफ्ट साइड वाला 2 था मल्टीप्लाई में था, तो मैंने इसको उठा लिया। अब ये क्या बचा, 2x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 3। आराम से करते जाना आपने, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 12 को आपने यहीं रखना है। अब ये जो प्लस 3 है, इसको आप राइट में ले जाओ, क्या बना 3x। अब 12 से 3 गया 9, ये 3 उठाओ अपॉन में ले जाओ, और x इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 3 आ गया, इजी। अब आपको क्या चाहिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस में क्या था, एक तो विड्थ था, है ना, एक तो विड्थ था, तो विड्थ कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा क्या था आपका, लेंथ था। विड्थ कितना था, 3 था, और लेंथ कितना था, लेंथ था आपका 3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3 है, तो 3 प्लस 6 आ गया, कितना आ गया ये आपका 3 प्लस 6 आ गया। तो जो रेक्टेंगल था आपका, ये मैं यहां पर इसको ले आया, करेक्ट। तो ये आपकी इसकी क्या आ गई, ये आ गया विथ 3 सेंटीमीटर, और 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। दीज आर द आंसर। और देखो मैंने क्वेश्चन में सारी चीजों का ध्यान रखा है, इंट्रोडक्शन भी सही से लिखा है, क्वेश्चन को कंक्लूड भी सही से किया है, और बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोग भी अच्छे से करते ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 आपका फिनिश हो गया, इजी है। 2.3 पे आओ, क्या कहते हैं,
सॉल्व द फॉलोइंग, पढ़ो। A student has rupees 500 in her saving bank account. She gets rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of the every month from the second month onward? और लास्ट में कहता है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द एन मंथ। देखो अब उसके पास पैसा कितना था, अभी कितना था उसके पास 500 था। सी गेट्स, उसे और मिला, कितना मिला 150 एवरी मंथ, हर महीने उसे 150 और मिल जाता है। तो कहता है उसके पास कितना होगा 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। तो देखो आप कैसे लिखोगे, आप लास्ट लाइन पे आओ, क्या कहते हैं, द अमाउंट सी विल हैव, है ना। तो आप लिखो अमाउंट, अमाउंट सी will have, amount she will have after 1 month, बहुत अच्छे से समझना, 2 month, 3 month, और लास्ट में आपको क्या करना होगा, 3 month, और लास्ट में आपको लिखना होगा n month, 2 months, 3 months, n months, करेक्ट। बल्कि इसको मैं उठा करके यहां से आगे ले जाता हूं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। ये लो, राइट। तो एक मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया कि अमाउंट सी विल हैव आफ्टर 1 मंथ, तो इक्वल टू, बस आपको बहुत अच्छे से लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो रुपीज, रुपीज, रुपीज एंड रुपीज, ठीक है। मंथ के स्टार्टिंग में उसके पास 500 रुपीज थे, तो 500 प्लस 1 मल्टीप्लाई 150, उसे 150 और मिल गया। फिर 2 महीने के बाद कितने हो जाएंगे, 500 प्लस 2 इंटू 150। 3 मंथ में कितने हो जाएंगे, आफ्टर 3 मंथ 500 प्लस 3 इंटू 150, और लास्ट में क्या आएगा 500 प्लस n मल्टीप्लाई 150। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। आफ्टर 1 मंथ 500 तो ऑलरेडी था, तो 150 इंटू 1, आफ्टर 2 मंथ 150 इंटू 2 300 हो जाएगा, फिर 150 इंटू 3 450 हो जाएगा। ऐसे जितने महीनों का भी काउंट करना है वो आपका आता चला जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा देखो, हाउ मच मनी सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से बोले आप मुझे बताना शुरू करो, तो बता देता हूं। देखो 152 जा 300, 300 और 500 कितना हो गया, 800 हो गया। दिस इज द आंसर। उसके बाद में यहां जाओ, 150 इंटू 3 450 हो गया, 450 में 500 मैंने ऐड कर दिया, 950 हो जाएगा। ऐसे आप कहां तक बताओगे, बताते जाओ इसको। तो लास्ट में कितना बना, लास्ट में बना 500 प्लस 150n। n को अगर थोड़ा पहले लिखूं तो 150n प्लस 500 रुपीज जो होगा, ये आफ्टर n मंथ फाइनल अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट आपका बना, इस अमाउंट को आप यहां से उठा लो और इसको आप यहां पर ले जाकर के रख दो कि ये बना उसका अमाउंट आफ्टर n मंथ। ये लो चेक करो, यही पूछा था कि फाइंड ए लीनियर पॉलिनॉम, लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। कैसे है, क्योंकि ये ax प्लस बी जैसा है। लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी, इसमें x की जगह पर कौन है, n है, तो an प्लस बी। और आपको क्लियरिटी आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये कहता है ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। किसी रैली में स्टार्टिंग में जो मेंबर थे वो 120 थे। ईच आवर, हर एक घंटे के बाद उसमें से 9 निकल गए। तो लास्ट में क्या कहते हैं, यहां से लिखो नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या लिखोगे,
number of members after 1 hour, 2 hours, 3 hours. इसने पूछा ना, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, डैश डैश डैश। तो भाई मैं भी लगाऊंगा क्या, डैश 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 ही लगाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो ये लो डैश 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 आ गया, ठीक है। डैश 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 के बाद में क्या पूछा लास्ट में इसने, लीनियर एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द एन आवर। लास्ट में क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द एन आवर्स। अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं और आप समझना। स्टार्टिंग में कितना था, 120 मेंबर था। कितना मेंबर था, 120। यहां भी लिखो 120, सब जगह पर आएगा 120, ठीक है। 120 कितने मेंबर निकल गए, 9 मेंबर आफ्टर 1 आवर। 9 2 जा 18 मेंबर, 9 3 जा 27 मेंबर, 9 एन जा, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया कि 5 आवर्स में 9 इंटू 5, 10 आवर्स में 9 इंटू 10, एन आवर्स में कितना हो जाएगा, 9 इंटू एन हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दो, तो 120 में से 111 आ गया, और 120 से 18 माइनस करो, 102 आ जाएगा, और 120 से 27 माइनस करो, 27 माइनस किया 93 आ जाएगा। और ये जो लास्ट में है ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर इसमें एन वाले टर्म को पहले लिखूं तो ये हमारा बना -9n प्लस 120। तो ये आंसर है आफ्टर 1 आवर, दिस इज द आंसर आफ्टर 2 आवर, 93 मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, और आफ्टर n आवर्स। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। किसके लिए है ये, आफ्टर n आवर्स के लिए। तो क्वेश्चन आपका इजी होता है, बट आपको लिखने का जो स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इट्स इजी क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट चलो इसको रीड करो। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12। अब यार सारे बच्चों को ये बात पता है कि यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये सबको पता है। अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है बोलो, कहता है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। क्या बताना आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। देखो ये मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया फर्स्ट पार्ट के लिए, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया मैंने सेकंड पार्ट के लिए, और ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया मैंने थर्ड पार्ट के लिए। करेक्ट, मेंशन कर देता हूं। ये कब है, फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड है। करेक्ट, शुरू करो। लेंथ कितना है, लेंथ लेंथ 13 है, 13 है, 13 है, यानी लेंथ इज फिक्स्ड। कहता सपोज दैट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12। फर्स्ट पार्ट में जो ब्रेथ है वो 12 है, सेकंड पार्ट में जो ब्रेथ है वो 10 है, और थर्ड पार्ट में जो ब्रेथ है वो कितना है, 8 है। क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की बात करो आप, ठीक है। फिर क्या चाहता है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। लीनियर पैटर्न उसको चाहिए, तो लीनियर पैटर्न बताने के लिए मैं एक यहां पर लाइन लगा देता हूं, क्योंकि सिस्टम तो वही चलेगा। और फिर से मुझे फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न चाहिए। चलो शुरू करें सॉल्व करना। तो सॉल्व करूं, 13 इंटू 12 156 होता है ना। 12 तिया 36, हाँ 13 10 जा 130, 8 3 जा 24 और ये हो गया 104। और ये किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो यहां पर लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्या कहता है, क्या चाहिए इसको, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो बेटा एरिया को अगर मैं ए से लिखूं तो ए इक्वल टू एल इंटू बी, क्योंकि बी तो चेंज हो रहा था बार बार, अब वो कितना होगा मुझे क्या पता, तो मैं क्या लिखूंगा ए इंटू 13b, यानी फाइनल जो है वो कितना आ जाएगा मेरा लीनियर पैटर्न, ए इक्वल टू 13b जो होगा वो मेरा फाइनली इसका लीनियर पैटर्न बन जाएगा। मैंने साथ में ए और लगा दिया उसमें। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका बना ओके। अब आप इसे यहां पर उठा लो और ये आपका फाइनल बन गया लीनियर पैटर्न। और इस पर भी क्या करो आप एक आंसर लगा दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस डैश 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 डैश, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट में किसके लिए सॉल्व कर दिया, एन के लिए। एन नहीं था तो बी का बी रहने दिया मैंने, है ना। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ को वो क्या करा रहा था, हर बार इंटरचेंज करा रहा था, तो मैंने बी को बी रहने दिया, मुझे पता नहीं ना अब कितना होगा बी। नेक्स्ट आ जाओ, कहते सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7, सेम क्वेश्चन है, एंड फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए। लेंथ और ब्रेथ फिक्स है और क्या चाहिए इसको, वॉल्यूम चाहिए। तो अपने को सबको पता है कि यार जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एलबीएच होता है भाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, कोई भी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका वॉल्यूम होता है एल, बी और एच होते हैं। इसको क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर पार्ट में इसको वॉल्यूम चाहिए, किसका, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो मैं लिख लेता हूं इसको, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका पार्ट सेकंड के लिए हो जाएगा और ये आपका पार्ट थर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा फॉर सेकंड पार्ट और दिस इज द फॉर थर्ड पार्ट, करेक्ट। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कितना कितना है, 7 11 सब में फिक्स है, देखो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, ये सब में फिक्स है। हाइट अलग अलग है, 5 9 13, इसमें हाइट कितना है 5 है, इसमें जो हाइट है वो 9 है और इसमें जो हाइट है वो कितना है 13 है। तो ये आपको आंसर चाहिए तो आप निकाल लो, 77 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। फिर आप 9 7 जा 63 और 63 और 6, ये आपका 693 आ जाएगा। और फिर आप इसको 77 को आप 13 7 जा 91, 91 और 9, 91 और 9, तो ये आपका आ जाएगा 1001। और ये किसमें दिए डिजिट, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। और ये जितने भी आंसर मैंने बनाए वो अपन इसको लिखते जाते हैं। ये लो, ये आंसर है दूसरा और ये इसका यहां भी लिख दिया मैंने सेंटीमीटर क्यूब एंड आंसर, राइट। अब मैं आता हूं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है जरा रीड करो।
फाइंड द लीनियर पैटर्न, क्या चाहिए इसको? लीनियर पैटर्न किसका? वॉल्यूम का एक लीनियर पैटर्न चाहिए। तो लीनियर पैटर्न के लिए मैं एक काम करता हूं, ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, इधर ले आता हूं, ठीक है, डन। अब लीनियर पैटर्न चाहिए, तो लीनियर पैटर्न के लिए पहला काम क्या करूं? पहला 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 ये लो, ये एक ऐसे ऐसे डैश डैश करके एक लाइन लगाता हूं, ये जरूरी है बेटा, क्योंकि हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। अब मैंने क्या लिखा देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने लिया V। V कितना है? 7 11 H, मतलब V इक्वल टू 77 H। और ये जो 77 H है, ये आपका लीनियर पैटर्न बन गया। दिस इज द आंसर। आई होप आपको मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या किया मैंने? हाइट जो थी, हाइट वो चेंज हो रहा था। पहले हाइट कितना था? 5, फिर 9, फिर 13, तो 5 था, फिर 9 था, फिर 13 था। तो क्या चेंज हो रहा था? H। लेंथ 7 है, ब्रेथ 11 है, हाइट कितना है? हाइट H है। तो फाइनली जो हमारे पास बना एक लीनियर पॉलिनोमियल जो बना, लीनियर रिप्रेजेंटेशन जो आई, V इक्वल टू कितनी आ गई? 77 H आ गई। तो आई होप आपको मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सरिता इज रीडिंग ए बुक, पेज कितने हैं? 500, 20 पेज एवरीडे पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? एक्सप्रेस दिस इज ए लीनियर पैटर्न। और आपको बताना है कि ये क्या है? एक लीनियर पैटर्न है, बताना ही पड़ेगा लीनियर पैटर्न है। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इन बुक आफ्टर 1 डे, 2 डे, 3 डे, 15 डे, एंड डे। 15 डे और क्या एंड डे लिख लो, या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? एक्स डे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 1 2 3 से डायरेक्ट 15 पे पहुंच गए, और फिर आप सीधा कहां पहुंच गए? एन पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए भाई? तो आपको डैश डैश लगा करके बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे जो पैटर्न है ना हमारा, वो बनता चला जा रहा है, ठीक हो गया? ओके। अब आपको क्या रह गया इसमें? इक्वल साइन रह गया मार्क करने से। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू। इजी। इसको पूरे के पूरे सिस्टम को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी। करेक्ट। चलो शुरू करो। तो आफ्टर 1 डे टोटल कितने पेज थे बुक में? 500। वो 500 है ना बेटा, आपको सब जगह पर लिखना है, लिखते चलो। 500, यहां पर भी लिखना है 500, यहां पर भी लिखना है 500, माइनस, क्योंकि पेज बचे कितने तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 1 इंटू 20, 2 इंटू 20, 22 जा, 3 इंटू 20, 15 डेज का मतलब 15 इंटू 20, और फिर n इंटू 20। मतलब सिक्वेंस पर ध्यान दो आप, क्या बता रहा हूं मैं? 1 2 3, ये 15 हो गया, फिर 16 17, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? लास्ट तक n डेज हो जाएगा। चेंज क्या हो रहा है? हु इज द वेरिएबल? वेरिएबल कौन है? और वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है, और चेंज कौन हो रहा है? ये इसमें चेंज हो रहा है। तो 1 2 3 यही तो n है, या x लिख सकते हो आफ्टर x डेज। अब आंसर किस किस का पूछा उसने? जिसका आंसर पूछा उतना ही देना, सबको नहीं देना, ये तो एक पैटर्न है। उसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो ये मैं आंसर करूंगा कि 500 माइनस 15 टू जा 300, और ये आ गया 200 पेजेस। एक तो ये आंसर आ गया।
और क्या चाहिए था उसको, एक्सप्रेस दिस इज ए लीनियर पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है क्या है, 500 माइनस 20n, क्या है ये, 500 माइनस 20n जो है ये बिल्कुल एकदम लीनियर पैटर्न है। ठीक है, मतलब किसके जैसा है, ax प्लस बी के जैसा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि लीनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। देखो लीनियर क्या होता है, का मतलब होता है ax प्लस बी, मतलब x की जगह चाहूं तो an प्लस बी, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, 20n प्लस 500 बिल्कुल सेम है। तो ये जो होता है ना, इस पैटर्न को हम कहते हैं कि लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी जैसा होता है। या x की जगह मैं n लिखना चाहूं तो मैं x की जगह n भी लिख सकता हूं। यानी मैंने क्या किया, यहां पर x की जगह पर क्या लिख दिया, n लिख दिया। करेक्ट। तो ये हमारा बन गया लीनियर पैटर्न। तो ये एकदम करेक्ट है। तो इसको उठाकर यहां रख देता हूं, इससे आपको याद रहेगा कि ये बिल्कुल लीनियर पैटर्न जैसा है। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.4, 2.3 कंप्लीट हो गया, इजी था। 2.4 शुरू करते हैं। देखो पैटर्न बिल्कुल वही है जो पहले वाला था, लीनियर रिलेशनशिप के क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, और बड़े आराम से आप करते जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। शुरू करता हूं। कहता सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट। कोई प्लांट है और उसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, देखो 1.75 फीट है। कहता इट ग्रोज 0.5 फीट, इट ग्रोज 0.5 फीट। तो फाइंड द हाइट ऑफ द आफ्टर 7 मंथ। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद कितनी है। स्टार्टिंग में कितना था उसका हाइट, 1.75, राइट हियर 1.75, हियर ऑल्सो 1.75, 1.75, और हियर ऑल्सो 1.75। और यही चीज आपने समझनी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक मंथ के बाद यानी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्लस 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 और प्लस। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 7 मंथ और टी मंथ। अब एक मंथ में कितना ग्रो हुआ, 0.5, 0.5 और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 0.5, 7 मल्टीप्लाई 0.5 और t मल्टीप्लाई 0.5। मैंने फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिखा है ना कि आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, आप समझते जाना। देखो अब पहले इसमें ये फर्स्ट पार्ट आ गया, लेकिन अभी मैंने इसका आंसर थोड़ा सा छोड़ दिया। आप समझो टेबल जो है ना इसमें सबसे शानदार है। कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू टी वेयरिंग 0 to 10 मंथ, 0 to 10 मंथ। तो यहां पर मैंने लिखा 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8th मंथ। 8th के बाद कितना आ गया, 8th के बाद आ गया 9 मंथ, और 10 आप लिख लेना, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, एक लाइन आपको और बनानी है, या चलो मैं भी बना सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा एक और बन जाएगा, इसमें एक और बना देंगे, 10 मंथ। डन। अब 0 मंथ पे 1.75 फीट था, यानी जो हाइट थी इसकी वो कितनी थी, 1.75 फीट थी। तो इसमें ये थोड़ा उल्टा हो गया ना, यहाँ पर टाइम और हाइट का जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया इसमें। तो इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं इसको। ठीक है, हाइट एच को नीचे कर लेते हैं, हाइट एच को यहां रख लेते हैं, हाइट को, और टाइम टी आप यहां रख लो। अब ठीक हो जाएगा ना। तो 1.75 में प्लस करो तो 5, 7 और 5 12, और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा
2.25 और फिर से 0.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 2.75 है ना। अब 27 प्लस 5 क्या होता है 32, 3.25 फिर 0.5, 3.75, 4.25, 4.75 फिर 0.5 प्लस करो 47 और 5 52.5, 57.5, 57 में तो ये बनेगा 62.5 और 67.5 ये बन जाएगा। अब उसने क्या पूछा था, ये तो सेकंड पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, टेबल बन गया। फर्स्ट में क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द आफ्टर 7 मंथ। ये 7 मंथ वाला है मेरा, ये 7 मंथ वाला है, चेक करो 1.75 और 75 जो क्या होता है 35 होता है। तो 5, 7 और 5, 4.7 और 5 12, 5.25 होना चाहिए, 5.25 होना चाहिए। तो यहां मिस्टेक हुई है, यहां पर जो हुई है वो मिस्टेक हुई है ना। तो इनको मैं इंप्रूव कर लेता हूं, रुको 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 रुको, पॉइंट्स की गड़बड़ हो गई यार इसमें, कोई बात नहीं। तो कितना था 4.7 था ना, अच्छा हुआ चेक कर लिया। 5.25 फिर 5.75 और 6.25 और 6.75 ना। ओके, अब इसमें ये बना 5.25 फिट आंसर। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसी से सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड देखो, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बनाना है किसका, एच का, और वो एच एक्सप्लेन रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, रिलेट एच एंड टी। तो देखो टी मंथ के बाद में हाइट कितनी थी, मैंने ये लास्ट लाइन इसीलिए लिखी, इसको समझना। एच हाइट कितना था 1.75 प्लस 0.5 टी। तो ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल एकदम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जैसा है एकदम, देखो आप ध्यान से, है ना। और अगर आप इसको मैच करना चाहते हो तो ठीक हो, चाहो तो पहले भी कर दो। तो ए एक्स प्लस बी, दो वेरिएबल है इसमें, जैसे एक्स और वाई है, तो बिल्कुल वैसा भी। तो ये कौन है, ये इसका, और ये क्या कहता है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई इट इज द लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ कैसे पता लगेगी, देखो लीनियर ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि इफ द टाइम इज इंक्रीजिंग और हाइट इज इंक्रीजिंग तो लीनियर ग्रोथ है। टाइम इज इंक्रीजिंग और हाइट अगर डिक्रीज हो रही होती तो क्या होता, डीके होता उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कौन है, लीनियर ग्रोथ है। तो रीजन क्या लिखोगे, लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ ड्यू टू टी कॉमा एच बोथ आर इंक्रीजिंग। भाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, टाइम इंक्रीज हो रहा है और हाइट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसमें से कोई डिक्रीज हो रहा होता तो जो है ये ग्रोथ ना होकर के क्या हो जाता है, ये लीनियर डिके हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का टेबल तैयार हो गया, थर्ड का लीनियर रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गया। रीजन मैंने बता दिया कि रीजन में लीनियर ग्रोथ है क्योंकि बोथ आर द इंक्रीजिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या क्वेश्चन है, ए मोबाइल फोन इज बोट 10,000। चलो डन, पहले टेबल पे आओ। मेक ए टेबल टी फ्रॉम 0 to 8, 0 to 8 पे टेबल पूछ रहा है। अच्छा एक काम करो, स्टार्टिंग में जो मोबाइल फोन का वैल्यू था वो 10,000 था, ओके, और फिर कितना गिर जाता है, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800, कितनी गिर जाती है 800। तो 10,000 में से 800 माइनस करो, 9200, फिर 800 माइनस करो, 92 से 8, 8400, 7600,
6800 है ना भाई। 100 माइनस 8 92, 92 में से 8 गया, 84 में से 8 गया, 76, 76 में से 8 गया, 68 से 8 गया, 62, 62 से आप 8 माइनस करो 54, और 54 से भी 8 माइनस करो। 54 से अगर आप 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4600, राइट। और ये है 0 यानी स्टार्टिंग में। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 7 ईयर, करेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करो। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि 3 ईयर में जो वैल्यू है ना उसने तो आना ही है। पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है हमें क्वेश्चन में लीनियर बनाना है। तो देखो 1 ईयर के बाद में 10,000 माइनस 1 मल्टीप्लाई 800, 10,000 फिर 10,000 माइनस 10,000 माइनस 2 इंटू 800, 3 इंटू 800। तो 3 इंटू 800 कितना हो गया? 10,000 माइनस 2400 हो गया, और ये बना 7,600। आंसर बनेगा 7,600 आफ्टर 3 ईयर। डन है। फिर आफ्टर टी ईयर तो 10,000 माइनस टी मल्टीप्लाई कितना? 800। ये मैंने मेरे लिए लिखा है कि मैं थर्ड पार्ट का आंसर दे सकूं। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी। वी मतलब वैल्यू। वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू 10,000 माइनस 800 टी। ये आपका मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक एक्सप्रेशन बन दिया। एक्सप्लेन व्हाई इट इज लीनियर डीके। तो देखो टाइम इज इंक्रीजिंग बट वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो रीजन क्या है? टाइम इज इंक्रीजिंग एंड वैल्यू इज डिक्रीजिंग। यानी टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज लीनियर डीके, या ड्यू टू दिस रीजन इट इज लीनियर डीके। इसको आप यहां पर मेंशन कर दो और ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसके तीनों पार्ट जो सॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक आपको टेबल बनाना, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना और ये आराम से आ गया होगा। देखो इसमें 4 क्वेश्चन है, शायद एक ही टाइप के हैं। नेक्स्ट देखो, कहता है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। इनिशियल यानी 0 टाइम बोलो। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। हर साल 50 लोग चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद में 9। इसको यहां तक लेता हूं, ठीक है। और ये बनेगा हमारा 9 और यहां रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। 9 और 10, करेक्ट।
तो 50% चले गए, तो 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300 और 250। टेबल रेडी है। पॉपुलेशन आफ्टर द विलेज, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 1 ईयर। देखो पॉपुलेशन कितना था, 750, 750 माइनस 1 इंटू 50, पहले साल में 50 चले गए, सेकेंड ईयर में फिर 50 चले गए, 750 माइनस 6 इंटू 50 और 750 माइनस कितना आएगा, टी इंटू 50, टी इंटू 50। तो सॉल्व कौन सा करना है, फर्स्ट पढ़ो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 वाला ही करो ना, 750 माइनस 300, तो क्या आ गया, 450। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? लेकिन इस पैटर्न से लिखने से क्या होता है, सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। देखो लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, फाइंड एन एक्सप्रेशन। कहता पॉपुलेशन को P इक्वल टू 750 प्लस 50T हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। और रीजन आप अपने आप लिख देना, क्या लिखोगे, T एंड P बोथ आर इंक्रीजिंग, और जब दोनों बढ़ते हैं तो लीनियर ग्रोथ होता है। कौन सा ग्रोथ होता है, लीनियर ग्रोथ होता है। कहता है टेलीकॉम कंपनी है, ये सिंपल मतलब जैसे आप आज अपने मोबाइल में आपने 400 रुपए का बैलेंस डलाया, तो हर महीने हर दिन 12-13 रुपए उसमें से कम होते चले जाते हैं, क्योंकि वो आप यूज कर लेते हो। वैसे इसने आपको बोला, तो आपको क्या करना है, मेक ए टेबल फ्रॉम 1 to 10 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 डेज का बनाना है। एक दिन के बाद बैलेंस कितना रह गया, एक दिन के बाद स्टार्टिंग में कितना था, 600 था, 600, 600, 600 माइनस हर दिन कितना कम हो जाता, देख के बताओ। कहता 15 रुपीज पर डे, 1 इंटू 15, 2 इंटू 15, 3 इंटू 15, x इंटू 15। हो गया? तो 600 से आप 15 माइनस करो, तो क्या आएगा, 500 रुपीज, 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 क्या आएगा, 585, 570, 555, और ये कितना हो गया, 600 माइनस 15x। अब आप सारे के सारे आंसर लिख दो, ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछते हैं, फर्स्ट में राइट एन इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट में, तो इक्वेशन तो बन गया, और वो इक्वेशन कहता है उसको बैलेंस के हिसाब से, मतलब अब जो मोबाइल में आपके बैलेंस बचा bx, यानी बैलेंस है, वो कितना है, 600 माइनस 15x जो है वो आपका बैलेंस है बचा हुआ। ये आपको उसने पूछा है किसमें, फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, फर्स्ट पार्ट का, कि ये जो इक्वेशन बनी है लास्ट में बैलेंस की, कि भाई बैलेंस जो बचेगा ना वो आप इससे सॉल्व करोगे। डन, फर्स्ट हो गया। सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, रन आउट मतलब किस दिन बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गिवन, क्या गिवन है कि बैलेंस जीरो हो जाएगा। बोले कब हो जाएगा जीरो, तो बैलेंस कितना है, 600 माइनस 15x, तो 600 इक्वल टू 15x,
600 अपॉन 15 इक्वल टू एक्स। 15 4 जा 60। 40 डेज में जो बैलेंस है ना वो आपका जीरो हो जाएगा, रन आउट, खत्म हो जाएगा। डन। टेबल शुरू करो। कहां से शुरू करूं? 1 2 3 तक तो मेरे पास है। 1 में कितना है? 585। 2 पे क्या है? 570। उसके बाद 555। 15 15 माइनस करते जाओ आप तो। 55 से 15 गया 540, 525, 510, 495, 480, 465, 450। ठीक है। 555 माइनस 15 40, 40 में से 15 गया 25, में से 15 गया 10, 510 से 95 से 15 गया 80, और 80 से गया तो 65, और 50 करेक्ट है। यहां लिखो 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जितनी चीजें क्वेश्चन में पूछी थी उन सब के आंसर जो है वो मैंने अवेलेबल कर दिए। 20 पे आओ, क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो गया, बट इजी है इसमें भी। कहता है ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल हर बिल इज 400। 10 मॉड्यूल का जो बिल था वो 400 था। अब समझो, और 14 मॉड्यूल का जो बिल था वो कितना था? 500 था। और ये फार्मूला है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यार इसमें x कौन है और y कौन है ये समझो। यहां देखो, इसमें से जो काम की चीज अपने को निकालनी पड़ेगी वो निकालना पड़ेगा कि यार x और y क्या है। बस क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है इफ द मंथली बिल जो है, देखो, इफ द मंथली बिल y और मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो क्या है? x है। बस जिसने ये बात समझ ली ना कि ये जो मंथली बिल है, देखो आप, जो मंथली बिल है वो तो y है, मंथली बिल तो y है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? x से रिप्रेजेंट करना है। विजिबल हो गया होगा आपको अच्छे से। नंबर ऑफ मॉड्यूल x। बस आप तो ये देखो किसी भी क्वेश्चन में कि x क्या है और y क्या है, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो, मंथली बिल y है, नंबर ऑफ मॉड्यूल x है, और जो रिलेशन है वो ax प्लस बी है। अब क्या बोला? 14 मॉड्यूल का बिल कितना है? 500। बड़े वाले को पहले लिख लो, इजी हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं अपन? ऐसे लिखें इसको, बाई पुटिंग x, y इक्वल टू, तो क्या कहता है? 14 मॉड्यूल का बिल 500 है, एंड 10 मॉड्यूल का जो बिल है वो 400 है। आगे लिखू वी गेट, जो आएगा ना अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए? ये लाइन सही होनी चाहिए। 14 मॉड्यूल का बिल 500 है और 10 मॉड्यूल का 400 है। तो देखो 500 कौन है? y है। तो 14 आपको ये वाली जो वैल्यू है 14 ये x में रखनी है। तो क्या बनेगा बोलो? 14a प्लस बी इक्वल टू 500, और x की जगह 10 रखा मैंने, 10a प्लस बी, और बिल कितना है? 400 है। यहां लिखो आप इक्वेशन 1, और इक्वेशन नंबर लिखो 2, और ये हो गया आपका। इसमें से आप क्या करो, इसको माइनस करो, तो ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, यहां लगाओ माइनस 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 माइनस, यहां लिखो बाई, सबट्रैक्टिंग, बाई
सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब जब आप माइनस करोगे, ध्यान से देखो, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, 14 माइनस 10 4 इक्वल टू 100, 100 अपॉन 4, तो ए कितना आ गया, ए आ गया आपका 25। तो एक तो आपको ए चाहिए था, ए का वैल्यू जहां चाहे वहां रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, क्या है बोलो, 14 ए, तो 14 इंटू 25 प्लस बी, है ना। तो 14 की 25 से मल्टीप्लाई करो यार, तो 225 10 जा 250, 250 350 हो जाएगा, है ना। 350 प्लस बी इक्वल टू 500 और बी इक्वल टू 500 माइनस 350 और बी आ गया 150, 150 डन। तो ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाती है, तो सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाता है। देखो नेक्स्ट कहता है ए जिम चार्जेस, आप चार्ज पे आओ ना सीधा यार। देखो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब समझो, जो बिल है, बिल बिल पर ध्यान दो, देखो बिल y है, बिल y है, और x कौन है, व्हेन सी यूज 15 आवर्स, x ये है आवर्स ऑफ द यूज, वो x है, x जो है वो आवर्स है, बिल जो है वो y है, और 10 आवर्स का जो बिल है, 10 आवर्स का जो बिल है वो 800 है, और 15 आवर्स का जो बिल है वो 1100, बात खत्म हो जाती है। आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे लिखोगे आप, लिखो कि भाई क्या क्या है इसमें, नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो x है, और जो बिल है, बिल वो y है, और जो रिलेशन है, रिलेशन वो क्या है, वो है रिलेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एग्रीड। तो ये आपके पास में कुछ चीजें हैं, अब इनको मैं, हो गया। और क्या अवेलेबल है अपने पास में बोलो, और हमारे पास में बाई पुटिंग एक्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान दो, कहता 10 आवर्स का बिल, 10 आवर्स का जो बिल है वो 800 है, एंड 15 आवर्स का जो बिल है, 15 आवर्स का जो बिल है वो 1100 है। तो अगर हम ऐसा पुट करें तो वी गेट, हमें मिलेगा क्या, हम अब ये देखते हैं। तो ये बेटा मैंने सारे क्वेश्चन का जो थीम था वो तैयार कर दिया है, ठीक है। इसको मैं यहां रख लेता हूं, आई थिंक ये विजिबल भी रहेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शुरू करें, x की जगह पर 10 रखो, क्या लिखा आपने बोलो, देखो इधर, x की जगह पर 10 रखना है और y की जगह पर 800। जब आप x की जगह पर 10 रखोगे तो 10a प्लस b बनेगा, क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा 10a प्लस b, 10a प्लस b इक्वल टू 800, और दूसरा वाला 15a प्लस b, और ये आपका बनेगा 1100। ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। यहां लिखो माइनस माइनस, माइनस करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 10 में से 15 गया, -5 है, और माइनस का 300 कैसे आया, बाय सब्ट्रैक्टिंग। कैसे आया ये हमारा, बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी माइनस करने से ये मुझे मिला, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग।
अब -300 अपॉन -5, तो ए जो है वो आपका 60 आ जाएगा। और जो 60 है वो आप कहीं भी रख दो, इसमें रख दो। क्या है ये? 10 इंटू 60 प्लस बी इक्वल टू 800 है। तो 600 प्लस बी इक्वल टू 800 है। तो 8 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? बी 200 है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाता है। और ये जो स्टेप है वो इसके बाद है, और वो तो दिख ही रहा है। 22 पर आइए। देखो सेम क्वेश्चन है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझो। कहता है डिग्री सेल्सियस, है ना, ए डिग्री एफ प्लस बी बाई पुटिंग सी एफ इक्वल टू, अब पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सी जो है वो 0 है, और उसी टाइम पर 32 एफ है। तो 0 32 एंड फिर क्या कहते हैं? एंड वाटर वाज 100 डिग्री सेल्सियस, और उसी टाइम पर ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हो गया? तो अब आप पुट करोगे, इसको करो, रखो सी की जगह रखो 0, सी की जगह 0 इक्वल टू एफ की जगह 32 ए प्लस बी। अब सी की जगह 100 212 प्लस बी, ये बन गया 212 प्लस बी। अब क्या करोगे? ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। इसको ऊपर नीचे रख लो, और ऊपर नीचे रखने के बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, है ना। तो इसको आप लिखो बाई सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया -100 इक्वल टू 212 से 32 मैंने माइनस किया तो माइनस का 180 ए, -100 माइनस 180, माइनस से माइनस 25 जा और 29 जा, 25 जा और 29 जा। ये आपका इसका जो आंसर है वो सेट हो जाता है। अब आपको क्या चाहिए? अब मेरे को इसमें ए तो आ गया, अब मुझे चाहिए बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, यहां रख देता हूं इसको मैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू मैं कहीं भी रख दूं, इसमें रख दूं, इसमें रख दूं। इस इक्वेशन में मैं ए का वैल्यू रख रहा हूं। क्या है ये? 0 इक्वल टू 32 इंटू 5/9 प्लस बी 160 अपॉन 9 प्लस बी इक्वल टू 0 माइनस 160 अपॉन 9 आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आओ। देखो इसमें से अपन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं इसमें से, तो एक तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं और एक इसमें से फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। अब समझो कैसे करना होता है। ड्रॉ द ग्राफ इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए और बी। ए और बी का रोल बनाना है, तो मतलब रोल बनाना नहीं है, रोल बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या है,
कैसे आप टेबल बनाओगे समझो। आप एक काम करो, अलग अलग टेबल बनाओगे, अलग अलग तो मत बनाओ, ठीक है। आप ऐसे लिखो, आपको इजी तरीका बताता हूं। देखो इसमें कौन कौन है, x -x -3x और माइनस कितना है 6x, यही है। आप x को लिखो 0 1 2 3, तो -x हो गया 0 -1 -2 -3, तो 0 -3 -6 -3 -6 और -9, राइट। मतलब ये मैं टेबल किसकी बना रहा हूं, y इक्वल टू -x की, -3x की और -6x की, राइट। अब क्या है, y इक्वल टू -x, 6x 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, ओके। और इसको मैं अभी एक कंप्लीट कर देता हूं, ओके। ये हो गया, और इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 और 4। आई थिंक आपको ये टेबल जो है वो अच्छे से आ गया होगा। इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं। अभी देखो, मतलब एक ही टेबल के अंदर मैंने क्या किया, सारे के सारे जो टेबल थे वो बना दिए। अब ग्राफ बनाता हूं, 0 0 0 0, देखो निशान लगाना शुरू करता हूं, 0 0 ये है, फिर 1 -1 1 -1 2 -2 2, यानी ये तो ये कुछ ना, देखो ऐसे जा रहा है। इस तरह का लाइन जो है वो आपका बनेगा। अभी विजिबल नहीं है तो अब देखो आप, करेक्ट। पॉइंट चेक करोगे, पॉइंट चेक करो, देखो पॉइंट है इसमें, कौन कौन सा पॉइंट था, 1 -1 1 -1, ये रहा 1 -1, 2 -2 2 -2, 3 -3 3 -3, करेक्ट। तो ये जो लाइन बना, एक दूसरा बनाता हूं, 1 -3 1 -3, फिर 2 -6 2 -6 2 और -6, फिर कितना 3 -9 3 -9। तो इससे होता हुआ जो लाइन जाएगा इन तीन से, बाकी तो फिर क्लियरिटी आई जाएगी। देखो ये कुछ इस तरह से जा रहा है, नहीं ये ऐसे जा रहा है। अभी समझाता हूं आपको। जब इन 3 पॉइंट से आप लाइन बनाओगे, ये जो लाइन होगा ये आपका कुछ ये जा रहा है। देखो पॉइंट देखो, 1 1 -3 1 -3 2 -6 3 -9, ये तीनों पॉइंट आ गए। फिर है 1 -6, 1 पर कितना है, 1 पर -6, और फिर 1 -6 2 -12, 2 पर कितना है, 2 पर माइनस का 12। लाइन बनाते हैं, देखो लाइन कुछ ऐसा बनेगा,
ये 2 हो गए, इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, यहां से ये होता हुआ जा रहा है, कुछ इस तरह से आपका लाइन जाएगा। तो ये बनेगा आपका ग्राफ। अब देखो ये कौन कौन सा था, सबसे पहला कौन सा था इसमें, ये है आपका y इज इक्वल टू -x है, ये है आपका y इज इक्वल टू -x है, और ये आपका y इज इक्वल टू -3x है, और ये y इज इक्वल टू -6x। डन हुआ। क्या चाहिए था, रोल ऑफ ए एंड बी। ए स्लोप, तो देखो इन सबका जो स्लोप है वो आप ध्यान से देखो, ए कितना है, ए इसमें -6 -3 -x, तो स्लोप निगेटिव है। स्लोप कैसा है, निगेटिव, यानी याद रखना कि जितने भी ये केस हैं इन सब में स्लोप इज निगेटिव 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 एंड बी इज 0 0 0, यानी इन सब के अंदर जो बी है वो 0 है और जो स्लोप है वो कैसा है, निगेटिव है, राइट। इसी टाइप से इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ में देखो क्या इक्वेशन है, फोर्थ को भी समझना आप। फोर्थ है y, देखो y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x माइनस 1 है, इसको ऊपर ले लो, y इक्वल टू 3x माइनस 1 है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और यहां पर आप लिख लो x। यहां पर क्या लिख लो, x। अब देखो x की वैल्यू ले लो, 0 1 2, 3 से बन जाएगा, 3 बहुत होते हैं, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये एक कम है, -1 2 और 5, और ये 1 प्लस है, तो 1 4 और 7। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं कर क्या रहा हूं, है ना। शुरू करते हैं, ग्राफ शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, आप इसको लिखो पहले, 0 0 1 3 2 6, 0 0 1 3 2 6, मतलब लाइन है ना कुछ ऐसे ऐसे जा रही है, ये तो ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अब होगा। ओरिजिन पे रहनी चाहिए। ये आपकी एक लाइन बनी, और ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये है y इक्वल टू 3x। तो ये जो आपका लाइन बन रहा है ये है आपका कितना, y इक्वल टू y इक्वल टू 3x, और इसमें 3 पॉइंट लिए मैंने, 0 0, तो ये जो पॉइंट है ये 0 0 है, उसके बाद 1 3 1 3, और 1 3 के बाद लिया मैंने 2 6, ये 3 पॉइंट जो है मैंने इसमें यूज किए हैं। आई थिंक विजिबल हो गए होंगे। अब इस पे आओ, 0 -1, 0 0 0 0 0 और -1, 0 -1, राइट राइट राइट, 0 x 0 और y कितना है
-1 है, फिर 1 2 1 2 और 1 2 के बाद है 2 5। ओहो, ये तो बहुत करीब से जा रही लाइन, 2 5। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ये तो ऐसे जा रहा है। जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तब आपको अंदाजा लगेगा कितनी खतरनाक सिचुएशन है इस लाइन की। इस टाइप से जाएगी फ्रेम। ये दूसरी लाइन बन रही है। ये कौन सी लाइन बन रही है? y इक्वल टू 3x माइनस 1 बन रही है। ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब जो 3x प्लस 1 है, 0 1 1 4, ये भी बिल्कुल करीब से जा रही है। 0 1 1 4, मतलब ये जो थर्ड लाइन है तो और भी खतरनाक है यार। ये ग्राफ बनाने में तो आपको वास्तव में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं तो बना रहा हूं जिस तरह से करके। ऐसे जाएगा ये लाइन, ये बटा 3 लाइन जा रही है आपकी, और ये है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन बनेंगी। बहुत खतरनाक ग्राफ है। चलो शुरू करते हैं। क्या चाहिए था इसको? स्लॉप चाहिए। तो स्लॉप में तो कोई बात नहीं है, देखो स्लॉप पॉजिटिव है, सबका स्लॉप 3 है, 3 3 3। y इंटरसेप्ट ax प्लस बी, इसमें -1 है, इसमें 0 है, और इसमें कितना है? 1 है। तो ये इसके स्लोप और इंटरसेप्ट हो गए, और ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसमें जो टोटल थे वो आपके कितने थे? 5 हैं। तो 5 में से 2 मैंने बनाए, तो दे विल हेल्प टू यू मेक द अनदर द ग्राफ्स। तो ये आपका एक्सरसाइज था, दैट इज टोटली कंप्लीट। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आराम से ये हो जाता है और इजी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के साथ, और करते हैं उसको भी अच्छे से, और उसके बाद करेंगे एमसीक्यूज और एक वर्कशीट करेंगे 25 क्वेश्चन का। उससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत शानदार और बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।